दोस्तों सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 के पेपर 2 यानी सीसेट का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। और मैथ्स के सवालों मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने की बेस्ट अप्रोच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो लास्ट के पार्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए थे। नाउ इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। दोस्तों देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वक्त कितना लग रहा है, आप उस चीज़ में कितना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगा करके उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ये डिसाइड होता है आपकी अप्रोच से। जैसे इसी क्वेश्चन में इस बात को मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा कि किस तरीके से कम टाइम में भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स, यानी दो लोग हैं राकेश और राजेश, और इन्होंने 10 बॉल्स और 10 रैकेट्स खरीदी हैं। राकेश जो है ये 1300 खर्च कर रहे हैं और राजेश जो है ये 1500 खर्च कर रहे हैं। प्रत्येक जो रैकेट की कीमत है ये बॉल की कीमत की 3 गुना है। तो आपसे रैकेट की ही कीमत पूछी जा रही है। तो यहाँ पे एक सवाल का आंसर करिए कि जो भी रैकेट की कीमत होगी वो बॉल की 3 गुनी होगी। बिल्कुल। और हमसे रैकेट की कीमत पूछी जा रही है, यानी अगर मान लीजिए रैकेट की कीमत 70 होती तो बॉल की कीमत 70/3 होती ना, बिकॉज ये इसकी 3 गुनी है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, बिकॉज ये पॉइंट में आ रहा है। अगला चेक करते हैं, 90 के साथ चेक करते हैं। तो अगर बॉल की कीमत 90 है, अगर रैकेट की कीमत 90 है तो बॉल की कीमत कितनी होगी? पढ़िए, ये वाला लाइन पढ़िए। 3 टाइम्स अ बॉल डज, यानी बॉल की कीमत 30 रही होगी, तभी तो इसकी 3 गुनी है ना ये। तो चेक कर लेते हैं फिर। 10 रैकेट अगर मैं खरीदता तो 900 पड़ता, और 30 बॉल्स हैं और 10 के हिसाब से यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 बॉल्स खरीदे जा रहे हैं, तो 300 रुपीज़ यहाँ से पड़ता। तो टोटल 1200 रुपये खर्च होते। लेकिन यहाँ पे खर्च कितने किए जा रहे हैं पढ़ लेते हैं हम लोग। 1300 और 1500 यानी 2800 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगला चेक करते हैं, 210। मान लीजिए रैकेट की कीमत 210 होती तो बॉल की कीमत कितनी होती? ये वाली लाइन दोबारा पढ़िए। ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज, यानी इसका 3 टाइम यानी 70, 1/3 बेसिकली, तभी तो ये इसकी 3 गुनी होती ना। देखिए 3 टाइम्स है ना। अब चेक करते हैं, तो 10 रैकेट अगर खरीदे जाते हैं तो 2100 रुपये। यहाँ से अगर हम 10 बॉल खरीदते हैं तो 700 रुपये। 2100 और 700 कितना बनता? 2800 रुपये खर्च हो रहे हैं, राइट। 2100 और 700 कितना हो रहा है? 2800। यहाँ चेक करते हैं, 1300 यहाँ खर्च हो रहे हैं, 1500 यानी 2800 खर्च हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी सही है। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए वक्त लगा, अदरवाइज फिर आप काफ़ी आसानी से चेक करते हैं फास्टली। 90 है यानी बॉल का 30 है, यानी 900, 300, 1200 खर्च हो रहा है, बट यहाँ तो 2800 रुपये खर्च हो रहा है, आंसर होगा नहीं। उसके बाद अगला आप 210 चेक करते हैं। वैसे भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप हीट एंड टाइल मेथड का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन के थ्रू आंसर में पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो बी ऑप्शन को पहले लीजिए फिर सी को। ओके, ज़्यादा चांसेस होते हैं इनमें सही होने के। अब देखिए एक्स अप्रोच लगा करके, यानी एक्स वगैरह लेट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली, बट एटलीस्ट उसे सॉल्व करने में आपके 1.5 से 2 मिनट जाने वाले हैं, बिकॉज इक्वेशन काफ़ी लंबी बनेगी ना। 1500 और 1300 के साथ हमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो हमेशा ऐसे सवालों को ऑप्शन से करने का प्रयास करें, काफ़ी जल्दी आपका आंसर निकल करके आएगा। जैसे यहाँ पे निकल करके आ रहा है 210, 70, 2100 और 700। अब देखते ही पता चल जाएगा कि 2800 तो यहीं बन रहा है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली, यानी सीता जो है ये स्विमिंग के लिए हर 2 दिनों के बाद, यानी 2 दिन का गैप लेकर के तीसरे दिन, और जो गीता है ये 3 दिनों का गैप लेकर के चौथे दिन स्विमिंग के लिए जाती है। 1 जनवरी को अगर ये साथ में स्विमिंग के लिए जाते हैं तो अगली बार ये किस तारीख को साथ में स्विमिंग के लिए जाएंगे? तो इसके लिए देखिए, ऐसे सवाल में आपको रिस्क नहीं लेना, आप कॉलम बना लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीता के लिए और यहाँ पे गीता के लिए। तो दोनों 1 तारीख को जा रही हैं, यानी पहले दिन 1 तारीख को ही जाएंगी। इसके बाद 2 दिन का गैप लिया जा रहा है, यानी अगला 2 दिन का अगर गैप लेती हैं तो 2 तारीख और 3 तारीख, ये 2 दिन नहीं जाएंगी सीता, बट 4 को जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, +2 नहीं करना है। बस इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ 3 लिखा था। तो यहाँ पे आपको 2 और 3 को नहीं जाएंगी तो 4 को जाएंगी। फिर इसी तरीके से 5 और 6 को नहीं जाएंगी तो ये 7 को जाएंगी। ठीक है, फिर दोबारा आप इसी तरीके से लेंगे तो ऑब्वियसली 8 और 9 को नहीं बल्कि 10 को जाएंगी। और अगला हम देखें तो 11 और 12 को नहीं बल्कि 13 को जाएंगी। इसमें चेक कर लेते हैं, ये 1 तारीख को अगर जा रही हैं गीता तो फिर 3 दिन का गैप लेती हैं, यानी 2, 3 और 4 तारीख को नहीं जाएंगी बल्कि 5 को जाएंगी। फिर अगर हम 3 का गैप लें तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर 3 दिनों का गैप होता है तो 4 हमें ऐड करना है, तो 4 ऐड कर लेते हैं, 9 फिर 13। तो ये देखिए 13 तारीख यहाँ भी, 13 तारीख यहाँ भी, यानी 13 जनवरी को दोनों साथ में दोबारा स्विमिंग के लिए जाएंगी।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। बड़ा ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, इनमें आप बस डेट लिखते जाइए 2 कॉलम बना करके। आप देखेंगे कि 13 को दोनों साथ में स्विमिंग के लिए जा रही हैं। दोस्तों एजेस वाले टॉपिक पर बहुत सारे सवाल आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो देखते हैं इसे, हालांकि मैं एक सेपरेट लेक्चर ले आऊँगा और पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। एना वाज बोर्न 4 ईयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, यानी एना की जो जन्म है, एना का जो जन्म है ये अपने पेरेंट्स की मैरिज के 4 साल बाद होता है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इनकी जो मदर हैं ये इनके फादर से 3 साल छोटी हैं और एना से 24 साल बड़ी हैं। कौन? इनकी मदर। हु इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, यानी एना के बारे में बताया जा रहा है। हम लिख लेते हैं कि एना के बारे में बात की जा रही है कि एना खुद कितने साल की है? 13 साल की। तो आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, एट वाट एज डिड एना फादर गेट मैरिड, यानी एना के फादर की कितने साल में शादी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनके मदर की एज कैलकुलेट करें हम, तो एना जो है ये 13 साल की है, लेकिन इनकी मदर जो है ये इनसे 24 साल बड़ी हैं। तो 24 साल बड़े होने का मतलब 13 + 24, तो ये बन रहा है 37। एना की मदर कितने साल की है? 37 की। नाउ इनके फादर की अगर बात करें तो हमें पता है कि इनके जो फादर हैं ये मदर से 3 साल बड़े हैं। ये वाली लाइन पढ़िए, 3 ईयर यंगर देन हर फादर, यानी इनकी जो मदर हैं ये 3 साल छोटी हैं, यानी इनके पिताजी जो हैं ये 3 साल बड़े हैं। किनके? एना के पिताजी, यानी 37 + 3 40। तो वर्तमान में फादर की एज क्या है? आप बोलेंगे 40 ईयर्स है। आगे पढ़िए, देखिए अगर यहाँ पे हम एना की बात करें तो एना मैरिज के 4 साल बाद जन्म लेती है, राइट। और इस तरीके से एना अभी वर्तमान में 13 की है, तो 4 साल शादी के हुए होंगे, इसके बाद एना का जन्म हुआ होगा और एना अभी 13 साल की हैं, यानी कुल 17 साल बीत गए हैं शादी को। वर्तमान में पिताजी की उम्र 40 है। अगर 17 साल हम पीछे जाएं जब इनकी शादी हुई होगी तो 40 - 17 ये आता है 23 ईयर्स। तो ये मैनुअली सॉल्व हो जाएगा आपसे, काफ़ी आसान है। 20 ऑप्शन बी 23, ऑप्शन बी सही है। अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए एना की हमने सबसे पहले बात की, इनकी उम्र जो है ये 13 साल है। मदर जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि इनसे 24 साल बड़ी हैं, यानी मदर की जो एज है ये 37 ईयर्स है। फादर के बारे में ये बताया गया है कि जो इनकी मदर हैं ये फादर से 3 साल छोटी हैं, यानी इनके फादर 3 साल बड़े हुए 40 के। अब एना की जो है ये अभी वर्तमान में 13 की हैं, लेकिन शादी के 4 साल बाद एना का जन्म हुआ है, तो 4 साल शादी के बीते, फिर 13 साल की एना है, तो टोटल 17 साल बीत चुके हैं शादी के। तो फादर की उम्र का क्या होगी जब इनकी शादी हुई होगी? 17 साल पहले, यानी अभी ये 40 के हैं, 17 साल पहले इनकी शादी हुई है, यानी वर्तमान में फादर 23 के हैं। अगर मदर के बारे में पूछ लिया जाता कि बताइए मदर जो है उनकी उम्र क्या थी जब शादी हुई थी, तो 37 में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियसली 17, यानी मदर की जो एज है ये 20 हो जाती और फादर की एज कितनी? 23। तभी तो फादर जो है ये मदर से 3 साल बड़े हैं और मदर जो है ये फादर से 3 साल छोटी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। दोस्तों रीजनिंग में जो टॉपिक है सीक्वेंस वाला, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, इनसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर दूं रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने से पहले। सबसे पहला तो ये कि आपको अल्फ़ाबेट का क्रम याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ एम तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ ये 13 पोजीशन पे है, या मैं कहूँ लेट सपोज ओ तो 15th पे है, या और भी एग्जाम्पल लें पी तो 16th पे है, क्यू 17th पे है, ओके, या फिर के जो है ये 11th पे। इस तरीके से अगर आपको याद होगा तो काफ़ी आसानी से आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे नंबर सिस्टम के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, हालांकि वो मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। प्राइम नंबर क्या होते हैं और इस तरीके से जो और भी तरीके के नंबर्स हैं इन पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद स्क्वायर और क्यूब आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 25 से 30 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, और क्यूब जो है ये 10 to 15 तक अगर आप याद रख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आपको काफ़ी आसानी होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, वैसे हमेशा ऐसे सवालों में गैप निकालते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 घटाया जा रहा है, फिर 5, फिर 7 घटा रहे हैं, और 117 में 106 घटाएंगे तो ये बचेगा 11, और फिर अगेन हम इसे घटाएं तो 7 और 6 13। तो इस पैटर्न को अब देखिए 3 5 7, फिर 9 नहीं है, आपने ध्यान दिया यहाँ पे 9 नहीं है बल्कि 11 है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है इसमें 9 नहीं शामिल होगा ऑब्वियसली, बिकॉज प्राइम नंबर के फैक्टर बनते हैं। तो इस तरीके से 9 नहीं शामिल किया गया। फिर 11 है, फिर 13 है। अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 15 होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 15 के भी फैक्टर होते हैं 5 और 3, इस वजह से अगला प्राइम नंबर होता है 17। तो 93 में अगर हम 17 घटाएं तो ये निकल कर के आएगा 60। अगर हम इसे 93 में 17 को घटा दें तो ऑब्वियसली 13 में 7 गया 6 और 8 में 1 गया
7, यानी 76 आंसर ऑप्शन सी सही है। आसान सवाल है, ऐसे सवाल काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस वाले, तो इनमें आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये स्क्वायर है, राइट। तो किनके स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, 4 का है, 6 का है, 8 का है। अगला जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आई थिंक आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो ये सीरीज़ नहीं हम कवर करेंगे, हम इस वाले को लेकर के चलेंगे। देखिए 2 पैटर्न बनता है, ध्यान से इसे समझिए। देखिए एक 196 वाला, 144, 100 और x, और दूसरा यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, 4, 16, फिर 36, फिर 64। तो ये वाला तो हमें यूज़ ही नहीं करना, हमें ये सेकंड जो रेड कलर से मैंने दिखाया उसे यूज़ करना है। तो ये 14 का स्क्वायर है, फिर 12 का, फिर 10 का। तो अगला कौन सा स्क्वायर होगा, 10 के बाद 8 का, क्योंकि देखिए 2 घटाया जा रहा है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। ऑप्शन बी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अरेंजमेंट वाले ये क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली रिपीटेड लेटर सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। यानी इनमें जो पैटर्न है ये आपको सिमिलर सा कुछ देखने को मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखिए इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम से पहले तो काफ़ी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे और आपको अप्रोच भी पता होगी। बट एग्जाम टाइम में इन चीज़ों को डायरेक्टली करने के प्रयास के कारण फिर दिक्कत आती है। तो इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं। 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों पर बात कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है सिंपल वाला, जब आपको कुछ अप्रोच समझ में ना आए ऐसे क्वेश्चन में, तो आप सिंपली देखिए कितने लेटर यहाँ पे थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल 15 लेटर्स हैं। तो इन 15 को आप जब ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये 5 × 3 बनेगा, या फिर 3 × 5। लेकिन हम 5 का अगर यहाँ पे पेयर लगा करके देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये जाएगा यहाँ, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये बढ़ जाएगा 3 भागों में। अब चेक करिए कुछ पैटर्न अगर ऑब्जर्व हो पा रहा हो तो देखिए यहाँ पे डबल ए है, फिर बीच में खाली जगह, फिर डबल ए है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो डबल सी है, तो यहाँ पर भी डबल सी बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी 2 बार डबल ए बन रहे हैं, राइट। तो डबल सी, फिर ए, फिर डबल सी। यहाँ पे अगर देखें तो डबल ए, फिर स्पेस है, फिर डबल ए है। अब बीच में क्या आएगा वो देखते हैं। फिलहाल इसे भी अगर हम मैच करें, बिकॉज देखिए फर्स्ट के टू लेटर्स और लास्ट के 2 लेटर्स मैच कर रहे हैं, तो ये बनेगा डबल बी, फिर सी है, फिर डबल बी है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या फिल किया है, पहले में सी फिल किया है, तीसरे में बी और चौथे में बी। तो देख लेते हैं इस तरीके से अगर है कुछ, लास्ट में 2 बी हैं और सी से शुरुआत है, लास्ट में 2 बी इनमें देखने को मिल रहा है, बट सी से शुरू वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब इसे फिल करके देख लेते हैं, सी, फिर बी, फिर बी, फिर बी। तो ये 5 का बन रहा है, तो सी सी फिर ए सी सी, यानी डबल सी है, फिर ए है, फिर डबल सी है। इस तरीके से यहाँ पे डबल ए है, फिर बी है, फिर डबल ए है, और यहाँ पे भी डबल बी है, फिर सी है, फिर डबल बी। तो बेसिकली स्टार्टिंग के 2 लेटर्स सेम हैं। तो यही तरीका होता है इन सवालों को करने का। अगर 20 लेटर्स होते तो हम इसे 5 × 4 में कर लेते, राइट। और इस तरीके की क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ही ये चीज़ें आसान होगी। तो एक मैं सेशन लूँगा इस पर, और सारे जितने भी रिपीटेड पैटर्न वाले सवाल जो पूछे गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं अपनी ओर से इंक्लूड कर लूँगा, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल इसका आंसर हम मार्क करते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एवरेज से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक सेशन हम एवरेज पर पूरा कंप्लीट कंडक्ट कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एवरेज का सिंपल सा अप्रोच ये है कि आपको छोटा सा एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सम होता है बाय टोटल नंबर। और ये क्यों होता है, बड़ी आसान सी बात है। जैसे अगर हम परसेंटेज की ही बात करें, या लेट सपोज अब किसी के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट हैं, तो किसी में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, किसी में कम, तो उनका जो टोटल ऐड करके मार्क्स को 5 से, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो, अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा वही उसका एवरेज है। और ये आई थिंक मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप चेक करिए सीसेट प्लेलिस्ट में एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, यानी 2 चिल्ड्रन हैं एक फैमिली में, और इनके बाद इनके पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स यानी मॉम हैं और डैड हैं, ये 2 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 2 चिल्ड्रन हैं, यानी टोटल 4 लोगों की फैमिली है। इनका जो एवरेज वेट है किनका, चिल्ड्रन का और इनके मदर का। चिल्ड्रन जब कहा जा रहा है यानी यहाँ पे 2 चिल्ड्रन की बात की जा रही है, और इनके मदर का वेट कितना है, 50 kg। जबकि जो एवरेज है इनके चिल्ड्रन का और इनके फादर का वो 52 kg है, और फादर की एज आपको दे दी गई है 60 kg, तो मदर की एज पूछी गई है।
तो काफ़ी आसान सवाल है, इसे बस हम सिंपली फार्मूला में यूज कर लेते हैं। तो एक्स वाई मैं लिख रहा हूँ 2 चिल्ड्रन के लिए, और फादर के लिए एफ लिख लेता हूँ, मदर के लिए एम। तो 1 बाय 1 कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन और मदर की बात की गई है। सो चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, एक्स प्लस वाई प्लस एम, यानी ये 2 चिल्ड्रन और इनकी मदर, इनका एवरेज, ये मैं 3 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज में हम नीचे क्वांटिटीज़ देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल ये पर्सन्स हैं, तो 3 पर्सन्स हैं, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। ये कितना है, 50 के इक्वल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ना कि जो एक्स प्लस वाई प्लस एम है वो 150 है। ये 3 उस साइड जा करके मल्टीप्लाई होगा। अगला इक्वेशन देखिए, 2 चिल्ड्रन हैं और इनके साथ इनके मदर की बजाय फादर हैं। तो ये आई थिंक 52 था, तो 52 3 जा कितना बनेगा, ये 156 बनेगा। फादर की एज हमें सवाल में ही बता दी गई है जो कि 60 है। तो अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये काफ़ी ईजिली निकल करके आ जाएगी 156 माइनस 60, जो कि कितनी है, 96। 96 किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई की। तो यहाँ हम बैठा देते हैं 96 वैल्यू को। तो ये 96 प्लस m की वैल्यू 150 है, यानी m की वैल्यू कितनी होगी, ये 96 उस साइड जा करके घटेगी। तो बेसिकली हमें 150 में घटाना है किसे, 96 को। तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 54, यानी मदर की एज कितनी है, मदर की एज है 54। ऑप्शन डी सही है। बेहद आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको एवरेज का। दोस्तों ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटर सीरीज़ के अंदर अगर आप लेटर का नंबर याद रखते हैं तो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। और ये चीज़ यहाँ से आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को विदिन 30 सेकेंड्स किया जा सकता है, बट अगर आप इसे मैनुअली सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 चीज़ें लिख करके, तो 4-5 मिनट लगने के बाद भी डिफ़िकल्टी आएगी आंसर में। देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ़ एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जिनमें 26 लेटर्स हैं, अगर इनमें आप प्रत्येक अल्टरनेट को, यानी एक छोड़ करके जो बी के बाद से लेटर्स हैं इन्हें अगर आप लिखते हैं लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में, और जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी बेसिकली जो ईयर का सेकेंड हाफ का पहला महीना होता है जो कि जुलाई होता है, ऑप्शंस में भी थैंकफुली जुलाई ही है, पता नहीं इन्होंने इस तरीके से क्यों लिखा है, डायरेक्टली जुलाई का क्यों नहीं पूछ लिया गया। तो जुलाई के बारे में पूछा जा रहा है किस तरीके से लिखा जाएगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन बड़ी ही सिंपल है कि जो बी है जिनमें बी शामिल है, इसके बाद जो लेटर्स हैं वो हर सारे अल्टरनेट लेटर्स स्मॉल लेटर में है, यानी बी जो है ये स्मॉल है, फिर सी जो है ये कैपिटल है क्योंकि देखिए रिमेनिंग लेटर कैपिटल में है। अगला जो लेटर है सी के बाद डी वो स्मॉल है, फिर अगला जो लेटर है ई वो कैपिटल है। ये है कंडीशन सिंपल सी। तो जुलाई में पहला कौन सा आता है ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे नंबर्स याद हैं और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको भी याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो हम जे की बात करते हैं, जे आता है 10th नंबर पे, और ये दूसरा है ये चौथा है, यानी छठा भी छोटा होगा, फिर 8वां भी स्मॉल लेटर होगा, और फिर 10वां नंबर का जो लेटर है वो भी स्मॉल होगा, यानी हम स्मॉल जुलाई देखेंगे, स्मॉल जे देखेंगे एक्चुअली। तो पहला तो आंसर होगा नहीं। आगे यू चेक करते हैं, यू कितने नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे, 21st। तो हमें पता है कि ये 2 का मल्टीपल जो है ये स्मॉल है, लेकिन ये तो 21 है यानी ओड है, ओड है तो ये कैपिटल होगा, यानी स्मॉल जे और कैपिटल यू। आगे एल की बात करें तो एल आता है 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर पे क्या आएगा, ये तो 2 का मल्टीपल है ना, 2 4 6 8 ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे जा रहे हैं तो हम स्मॉल एल लिखेंगे। फिर वाई की बात करते हैं, तो वाई कितने नंबर पे आता है, वाई जेड, यानी 25वें नंबर पे आता है। तो 25वां नंबर अगेन ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये कैपिटल लेटर होगा, तो जे स्मॉल है, फिर यू कैपिटल है, फिर एल स्मॉल है, फिर वाई कैपिटल है। बहुत ही ध्यान से मार्क करना है, ये स्मॉल जैसा लग नहीं रहा है, हाँ अब सही है। तो स्मॉल जे है, फिर कैपिटल यू, फिर स्मॉल एल, फिर कैपिटल वाई। आई थिंक ये ऑप्शन डी सही है ना, पहला स्मॉल फिर दूसरा कैपिटल फिर तीसरा स्मॉल फिर चौथा कैपिटल, राइट। वैसे अगर आपको नंबर याद है 10 21 12 और 25, तो केवल इसके आधार पर आप पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए 12 क्या है, इवन है यानी स्मॉल होगा, 21 क्या है, ओड है यानी कैपिटल होगा, फिर 12 क्या है, इवन है यानी स्मॉल होगा, फिर 25 क्या है, कैपिटल है, 25 क्या है, ओड है तो कैपिटल होगा। अब आप इवन ओड का कंसेप्ट समझ गए होंगे, क्यों मैं कह रहा हूँ इवन ओड, बिकॉज 2 के मल्टीपल्स वाले जो हैं ये सभी क्या है, ये सभी स्मॉल केस में लिखे गए हैं।
तो ऐसे सवाल आसान होते हैं अगर आपको नंबर याद हैं तो, अदरवाइज फिर A to Z पूरा लिखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा 3-4 मिनट भी वेस्ट हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में। ना नेक्स्ट रीजनिंग का सवाल देखिए, बेहद आसान सवाल है और ये पैटर्न एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनमें बेसिकली आपको कोई सिंबल दिया जाता है और सिंबल के बदले में जो डिवाइड है या मल्टीप्लाई है इस तरीके के आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए डी है, उसके बाद हैज़ है और हैज़ की वैल्यू माइनस है, @ की वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई है और 1 है, इसके बाद अगेन डॉलर का हम साइन देखें तो ये डिवाइडेड है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, देखिए डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे आप गलती ना करें, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं 10 - 5 इंटू, ये मैंने पूरा उतार लिया है और डिवाइड का अगर हम बाय में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज डिवाइड का मतलब ही होता है बाय। अब देखिए ये कट रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10 - 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो 10 में से 1 घटाएंगे, आंसर ऑप्शन डी 9 है। इतना मैंने एलाबोरेट करके इसलिए बताया बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, इवन कुछ आसान कॉन्सेप्ट भी कुछ लोग भूल जाते हैं, तो इस वजह से मिस्टेक हो जाती हैं। 10 - 5 पहले कर लेंगे 5, फिर इंटू 1 करेंगे 5, फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 टिक कर देंगे। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे पहले ऑफ है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का है और डिविजिबिलिटी के नियम पर आधारित है, काफ़ी आसान सवाल है बिकॉज आपसे 3 की ही डिविजिबिलिटी पूछी गई है, 11, 13, 7 इनकी पूछी जाती है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो बेसिक मैं मान करके चल रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है, जब उसके लास्ट का जो डिजिट हो ये 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, यानी बेसिकली 2 के मल्टीपल का हो। तो भले ही आगे कितने भी ओड हों, जैसे 1 1 1 या 3 7, इस तरीके से मैं ओड नंबर लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन ज्यों ही मैं यहाँ पे 2 4 या 6 या 8 या फिर 0 का यूज़ करता हूँ तो ये पूरा जो नंबर है ये क्या बन जाता है, इवन नंबर, यानी 2 से डिविजिबल हो जाता है। 3 के डिविजिबिलिटी की रूल की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको जो डिजिट्स हैं इनको जोड़ देना होता है। तो ऐड कर लेते हैं 3 और 2 और 1, 3 इंटू 3 कितना बना 6। अगर ये 6 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है, यानी 2 1 3 ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है। और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो ऐड करते हैं, देखिए इनके डिजिट्स को, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 30 और 9 होता है 22 और 3 25। तो 25 तो 3 से नहीं कटता, यानी ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो बस यही हमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं। 4 2 5 2 7 4 6 B, ये हमें नंबर दिया गया 8 अंकों का है और ये रिमाइंडर 0 देता है हमें। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कितने वैल्यूज़ B के पॉसिबल हैं, चेक कर लेते हैं। तो ऐड करें जब हम इसे, तो 4 और 2 6 5 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 7 बनता है 20, फिर 24 और 6 30। तो इसे पूरा ऐड करने पे आता है ये 30 प्लस B। तो ये बात लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 0। तो अब अगर हम इसे चेक करें तो कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पे हम रख सकते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, बिकॉज 30 प्लस 0 क्या होता है 30, और 30 तो 3 से कटता है। क्या अगर हम 1 रखते हैं तो ये डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये नंबर 31 बन जाता है, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं। अगला नंबर हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, क्यों, तभी तो 30 प्लस 3 33 बनेगा। तो ये एक नंबर हमने यूज़ किया, फिर दूसरा अगला, फिर अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तो अगेन ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 36 बन जाएगा ऐड करने पे, और 36 तो 3 का डिविजिबल है, यानी तीसरा नंबर। चौथा अगर मैं यहाँ पे 9 रखूँ B के जगह पे तो क्या ये 3 से कटेगा, 39 बन जाएगा, और 39 तो 3 का डिविजिबल है। तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर निकल करके आ रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन कौन सी संख्या है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, कौन कौन से, 0 है, 3 है और 6 है और 9 है। तो 0 को आपको नहीं मिस करना है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बताया, अदरवाइज फिर आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि 30 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो जो बचे हुए हैं बस उसमें हमें चेक करना था। तो 0 तो डिविजिबल होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हो गए, 4 हो गए। सो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए। देखिए कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला जो सवाल है ये ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है,
तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरी एक सेपरेट लेक्चर में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँ इकट्ठे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज उसमें एटलीस्ट आधा घंटा में डिस्कशन करना होगा, तभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। काफ़ी आसानी से ऐसे सवाल आप कर लेंगे एग्जाम में, अगर आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे मैथ्स के कुछ सेक्शन के क्वेश्चन हैं, वो मैंने स्किप किए हैं बिकॉज उसके लिए हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे वन बाय वन। अगर ये आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इस वीडियो को। सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।